कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का अध्याय 3 अर्थात वायु के प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में ये गैसें हैं कितनी कितनी। तो सबसे ज्यादा मात्रा जो है हमारे नाइट्रोजन की है और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये 78% है इसमें दिया हुआ है। किसकी है? नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है वो N2 लिखते हैं इसको। तो ये इसके बाद जो नंबर आता है फिर ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन देखो कितनी दिखाई गई है, ये ऑक्सीजन आपको दिखाई गई है 21%, यानी ये वाली परसेंटेज ऑक्सीजन की है 21%, यानी इससे कम है। और बाकी जो गैसें होती हैं जैसे आर्गन हो गई, ये मतलब इनर्ट गैस होती है, ये 0.93% है। इसमें सारी अक्रिय गैसें आती है और अन्य सभी गैसें जो है इसमें 0.04% तक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों ये भी केवल 0.03% है। तो सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आखिर के बाद इनर्ट गैस वगैरह आती है, यानी कि अक्रिय गैस आती है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये हमें वायुमंडल दिखा रखा है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये अगर ऊंचाई आपको किलोमीटर में दिखाई दे रही है, ये ऊंचाई किलोमीटर में जा रही है। तो वायुमंडल की परतें चल रही हैं। जब हम 10 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं तो ये क्षोभ मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल की ये सीमा है जो 10 किलोमीटर पर होती है। ये एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है उससे नीचे रहती है। इसके बाद जैसे हम 20 किलोमीटर पर पहुंचते हैं उसमें हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई देते हैं आपको 20 किलोमीटर वाले एरिया में। ये हवाई जहाज दिखाई दे रहा है उड़ता हुआ। और ये जो होता है इसमें ओजोन पाई जाती है। इसके बाद और आगे चलते हैं, 30 किलोमीटर दूरी पर चलते हैं तो हमारा मिलता है समताप मंडल, यानी ताप यहाँ पे समान रहता है। जैसे ही 40 किलोमीटर पर पहुंचते हैं तो ये समताप की सीमा आ जाती है डॉटेड लाइन से जो दिखाई दी है। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर पहुंचते हैं 50 किलोमीटर पे। जैसे 50 किलोमीटर पहुंचते हैं तो ये समतापी सीमा आ जाती है। 60 से 70 किलोमीटर के बीच में जो है ये मध्य मंडल आता है। ये दिखाई दे रहा है आपको मध्य मंडल, इसमें ये 60 से 70 किलोमीटर पे जाने पे होता है। जब 80 किलोमीटर के आसपास पहुंचते हैं तो ये हमारा मध्य सीमा आती है। ये आपको मध्य सीमा दिखाई देती है। इसके बाद 90 से 100 किलोमीटर के दूरी पर होते हैं तो बाह्य वायुमंडल आता है। ये बाहर वाला वायुमंडल का क्षेत्र आता है वायुमंडल। और इससे ऊपर 100 किलोमीटर से ऊपर जाने पर बहिर्मंडल आता है। ये बहिर्मंडल आता है जो बाहर की तरफ बिल्कुल होता है वो वाला। तो ये इस तरह से ऊंचाई पर जाने पर हमारा वायुमंडल बटा हुआ है और आप लोगों को याद भी करना है, चित्र सहित याद करना है। थोड़ा आगे देखते हैं नापने के लिए क्या क्या। मौसम की जानकारी नापने के लिए यंत्र कौन कौन सा। ये ताप मापने के लिए तापमापी पैमाना है, तापमान मापता है। ये तापमापी हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, टेम्परेचर नापता है यानी ताप मापता है। ये वायुमंडल नापने के लिए दाब नापता है, यानी कि वायु दाब मापी है तो वायु दाब नापता है ये। इसके बाद वर्षा मापी, ये आपको एक मीटर सा दिखाई दे रहा है। यहाँ मीटर्स में क्या करता है, ये वर्षा की मात्रा को मापता है। इसके बाद वात दिग्दर्शी, मतलब ये पवन की दिशा किधर चल रही उसको दर्शाता है। तो ये सारे यंत्र हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा काम के होते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये आपका कुछ दिया हुआ है, उत्तरी 90 डिग्री पे है, ये उत्तरी गोलार्ध है। उच्च दाब होता है यहाँ, ये ध्रुवी पूर्वी पवन चलती है यहाँ से। फिर अधो ध्रुवी निम्न दाब आता है, फिर सनातन पछुआ पवन आती है, फिर उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश आता है, फिर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं यहाँ पे, ये कर्क रेखा पे। इसके बाद मकर रेखा की तरफ बढ़िए जरा, ये भूमध्य रेखा निम्न दाब डोलड्रम है ये। और इसके बाद दक्षिण पूर्वी व्यापक पवन है यहाँ पे। फिर उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश है ये। फिर सनातन पछुआ पवन चलती है यहाँ पे। फिर अधो ध्रुवीय निम्न दाब वाली चलती है। फिर ध्रुवीय पूर्वी पवन चलती है और यहाँ उच्च दाब वाला दक्षिणी ध्रुव है आपका। ये प्रमुख वायु दाब पेटियां यहाँ पे रहती हैं जो कि आपको दिखाई दे रही हैं। ये 60 डिग्री दक्षिण पे, 35 डिग्री दक्षिण पे, 30 डिग्री दक्षिण पे, 23.5 डिग्री दक्षिण पे, ये 0 डिग्री है। फिर 23.5 उत्तर पे, फिर 30 डिग्री उत्तर पे, फिर 35 डिग्री उत्तर पे और 60 डिग्री उत्तर पे है। और ये आपका 90 डिग्री उत्तर पे दिखाया गया। तो ये पेटियां आप लोगों को याद रखें। ये जो चक्रवात होते हैं कितनी हानि पहुंचाते हैं ये इस चित्र में दिखाया गया। पेड़ पौधे सब टूट टाट गए, बिल्डिंगें भी लगभग ध्वस्त हो गई हैं। इसके बाद आ रही है ठंडी वायु, अगर चल रही है आपको ठंडी वायु इधर को चलती है तो यहाँ से गर्म वायु जो है वो ऊपर कूद करके चली जाती है। तो इस तरह से कौन सी होती है ये चक्रवाती वर्षा कहलाती है। यहाँ देखिए आर्द्रता वायु है, वायु जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है।
और ये पर्वत से टकरा करके ये बारिश शुरू करती है, तो ये इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। इस तरह की बारिश को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद एक और वर्षा दिखाई देती है, ये संवहनी है, यानी कि वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाती है और ऊपर ठंडी होकर के फिर नीचे बरसना चालू होता है। इसको कहते हैं संवहनी वर्षा। ये वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार की वर्षा को हम संवहनी वर्षा कहते हैं। थोड़ी सामान्य जानकारी जुटा लेते हैं हम लोग। कारखाने से निकलने वाले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। वायु में मौजूदा ताप व शीतलता का परिमाण तापमापन है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। उच्च वायु दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, यानी कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा अति आवश्यक है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। आतपन क्या होता है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडल कहलाता है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति पवन है। लू ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलने वाले शुष्क गर्म पवनें हैं। थोड़ा प्रश्न उत्तर चलते हैं। पृथ्वी के तापमापन को रहने योग्य कौन बनाता है? तो उत्तर है ये पृथ्वी के तापमापन को रहने योग्य वायु राशि बनाती है। वायुमंडल के कौन सी गैसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मैंने बताया था 78% होती है ये। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को बनाने में किसका योगदान होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस बनाने को पेड़ पौधों का सबसे बड़ा योगदान होता है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं? तो वर्षा, कोहरा और ओला वर्षण जो है इसमें घटनाएं घटती हैं। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सी गैस करती है? तो ओजोन करती है बच्चों, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये उत्तर है ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसका सूत्र जो होता है बच्चों O3 होता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम जो है बहिर्मंडल है। अभी मैंने दिखाया था चित्र में पहले ही। मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडलीय तत्वों के अल्पकालीन दशा का अध्ययन किसी क्षेत्र विशेष का मौसम कहलाता है। जलवायु से आप क्या समझते हैं? किसी स्थान पर औसत मौसम उस स्थान की जलवायु है, अर्थात वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालीन अध्ययन जलवायु है। सूर्य ताप की मात्रा किस रेखा पर अधिक होगी? सूर्यातप। ये सूर्यातप की मात्रा जो है भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक होती है, इसलिए यहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्वथनांक और हिमांक से आप क्या समझते हो? ये भी बहुत जरूरी है समझाना। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी उबलने लगता है, जिसे क्वथनांक कहते हैं, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी अत्यधिक ठंडा होकर वह ठोस अवस्था में जम जाएगा, जिसे हम हिमांक कहते हैं। क्या भूमंडलीय तापमान आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है? तो उत्तर है हाँ, ग्लोबल वार्मिंग विश्व के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि समस्त जीव जगत के लिए यह खतरे का संकेत है। बढ़ता ताप पिघलता बर्फ पर्यावरण के संतुलन को तेजी से प्रभावित कर रहा है। पर्वतों पर हिमरेखा की ऊंचाई घट रही है। सागरीय जल स्तर के बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो द्वीपों, प्रवाल द्वीपों के लिए अत्यंत खतरनाक हो रहा है। इससे वर्षा चक्र भी असर दिख रहा है। इसलिए निश्चय ही यह विश्व जगत और पर्यावरण के लिए अत्यंत ज्वलंत समस्या है। ये आपको दिखाया। मौसम की जानकारी प्रदान करने वाले यंत्रों को चित्र चिपकाएं और उनके नाम लिखें। तो ये पहले मैंने दिखाया तापमापी है। तापमापी है किसका नापता है? ये तापमापन मापता है। ये वायुमंडल दाबमापी है, यानी कि वायु दाबमापी क्या कहलाता है? वायु का दाब मापता है। ये वर्षा दाबमापी है, यानी वर्षा की मात्रा को मापता है। और ये क्या है? वाद दिग्दर्शी, यानी पवन की दिशा, चलने की दिशा को दर्शाता है। तो इस तरह से ये यंत्र हैं जो बहुत ज्यादा काम आते हैं। चक्रवात प्राकृतिक आवेश क्या होता है? ये बताना है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल
कि खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्यों के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रतिकर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक के वेग चलने वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इन पवनों से पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ाई गई। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ना गहन होकर के इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्र ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रतिकर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान एवं बांस के बागवान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं पूर्णांक के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो ही गए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है वायुमंडल क्या है? तो ये उत्तर पृथ्वी के चारों ओर से जो वायु राशि घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। अगला है वायुमंडल का अधिकतर भाग किन किन गैसों से बना हुआ है? तो वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन गैस यानी 78% है, 78% और ऑक्सीजन गैस 21% से बना है। मुख्यतः यही है। यह वायुमंडल में कौन कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? देखते हैं कौन कौन सी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। मौसम किसे कहते हैं? किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन मौसम कहलाता है। वर्षा के 3 प्रकार लिखिए। कौन कौन सी वर्षा के 3 प्रकार थे? तो वर्षा के प्रकार है, पहले है संवहनिक वर्षा, फिर पर्वतीय वर्षा, फिर चक्रवाती वर्षा। वायुमंडल दाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडल दाब कहलाता है। चलते हैं अब सही उत्तर चिन्हित कीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला ये निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से हानिकारक किरणों से बचाती है? तो वो गैस है हमारी ओजोन। इसके बाद आ रही है ख है ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, तो ये क्षोभ मंडल है। ग है वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? तो समतापी वाली बादल विहीन होती है। ग है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब घटता है, ध्यान रखना। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं वर्षा कहते हैं बच्चों। चलते हैं निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर के सही जोड़े बनाइए। तो देखते हैं पहले यह क है व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने कहां हो जाएगा? ये स्थायी पवन पे आ जाएगा। ये आपका पहला नंबर है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये फर्स्ट नंबर है। इसके बाद आता है लू। लू में क्या होगा? ये आपका एफ वाला आ जाएगा, स्थानीय पवन आ जाएगा, यानी ये दूसरे नंबर पे आएगा। पहले इनको टिक भी कर लीजिए, दोनों जैसे टिक हो गए हैं। इसके बाद आता है मानसून। मानसून में देखो क्या आता है? मानसून में मौसमी पवन आ जाएगा, ये वाला आएगा आपका मानसून में, और ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद आता है पवन। पवन में आता है पवन की क्षैतिज गति आ जाती है, यानी ये वाला आ जाएगा आपका, ये आपका घ आ जाएगा। घ नहीं है? हाँ, घ लिखा हुआ है बच्चों, देख लेना।
ये घ है, ऊपर ये पहले क्या था, यहाँ पे पौन स्थायी पौन में क लिखा हुआ था और यहाँ पे ख लिखा हुआ है। इसके बाद ये 3 पे ग आ जाएगा और ये घ आ गया। इस तरह से सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। कारण बताना है, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? कारण बताना है इसका। तो वायु में पहले से ही जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसका जल वाष्प धारण क्षमता बढ़ती जाती है, अतः आर्द्र दिन में कपड़ा सूखने में समय अधिक लगता है। नंबर ख, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। तो कारण इसका, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और कम भाग को घेरती हैं, जबकि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाए तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और ज्यादा भाग को घेरती हैं। यही कारण है कि ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। वैकल्पिक प्रश्न देने, इसमें बहुविकल्पीय टिक करने हैं। सही उत्तर चुन करके चिन्ह लगाइए। तो पहले है ये, वह कौन सी गैस है जो मीरा राजन को सांस लेने में काम आती है? तो वो ऑक्सीजन गैस है, ये ध्यान रखना। ये पहले वाला उत्तर इसका सही। नंबर 2 है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है? पेड़ पौधे जीव जंतु में कमी हो रही है ये। इसके बाद नंबर 3 है, गर्म होने पर वायु में होती है। क्या होती है? वायु फैलती जाती है ये। किस मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है? तो यह है क्षोभ मंडल, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। नंबर 5 है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस किस विद्वान के नाम पर रखी गई है? तो ये आपका जो है, ये एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखी गई है। नंबर 6 है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली कौन है? कौन सी है ये? नंबर 1 है ये अव्यापारिक पश्चिम पूर्वी प्रमेय। 7 है, ये गर्म हवा ऊपर जाकर के ठंडी होकर के बारिश करती है। तो चित्र को पहचानो और इसमें बताना है। तो ये कहलाती है संवहनी वर्षा। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक दुष्प्रभाव बताइए। तो ये क्या है? जलवायु में परिवर्तन होने से दीर्घ काल में कुछ पेड़ पौधे व जीव जंतु लुप्त हो जाएंगे। अगला है, हवाई जहाज उड़ने के लिए किस मंडल की परिस्थिति आदर्श होती है? तो समतापीय मंडल में हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श परिस्थिति होती है। आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? तो वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। वर्षण किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षा को हम वर्षण कहते हैं। वायुमंडल के मुख्य तत्वों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल के तत्व कौन कौन से हैं? पहले गैस हैं, फिर इसके बाद जल वाष्प है और धूल के कण है। अब आता है, संघनन किसे कहते हैं? तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प विभिन्न रूपों में परिवर्तित होकर धरातल में वापस आता है, जैसे वर्षा, ओला, कोहरा, ओस व हिम। ये सारी संघनन कहलाती है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो जल का वाष्प भाप के रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, क्या होता है? पृथ्वी द्वारा वायुमंडल में छोड़े गए पार्थिव विकिरण को वायुमंडल में पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प सोख या अवशोषित कर लेते हैं। यह बाधा पृथ्वी को और गर्म करने लगती है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। तो ये मौसम है बच्चों और ये जलवायु है। जरा दोनों का हम अंतर देखते हैं। तो ये पहले ये दिखाई दे रहा नंबर 1 पे, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन मौसम कहलाता है। ये नंबर 1 है आपका बच्चों। इसके बाद इसमें नंबर 1 देखिए क्या है, किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन जलवायु कहलाता है। अब नंबर 2 पे आ जाइए। इसका उदाहरण के लिए कभी कभी हम देखते हैं कि अभी अभी तेज धूप थी और कुछ देर में जो है सूरज बादलों के पीछे छिप गया। अब यह 1990-2018 के तापमान के आंकड़ों का अध्ययन करने पर लगातार ताप में वृद्धि की गणना मिलती है। ये हमारा जलवायु का। चलिए देखते हैं, अंतर स्पष्ट हो गया है आपका। वायुमंडल की संरचनाओं का चित्र सचित्र वर्णन करें। तो वायुमंडल की 5 परतें होती है, जिसका चित्र मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। पहले नंबर पे है क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी धरातल से औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल पर
पाया जाने वाला ऑक्सीजन गैस हमारे लिए प्राणवायु है। नंबर 2 है समतापी मंडल। यह दूसरे क्रम का मंडल है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। ये आपको लिखना है। अब आगे आते हैं नंबर 3 मध्य मंडल। यह तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ऊपर है। अंतरिक्ष से आने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल। तो वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्रता से परिवर्तन होता है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। यह वायु की पतली परत है। हल्की गैसें और जैसे हीलियम व हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया था पहले भी, फिर एक बार देख लीजिए। ये यहाँ से शुरू होता है, ये क्षोभ मंडल है। 10 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल की सीमा रहती है। इसके बाद 20 किलोमीटर पे ये हवाई जहाज उड़ सकता है। आपको हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ओजोन पाई जाती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर पे क्या होता है, समतापी मंडल होता है, जिसमें समतापी सीमा भी आ जाती है। अब समतापी सीमा आने की वजह से ये क्या होता है, मध्य मंडल भी मिल जाता है। ये 60 किलोमीटर भी जाके मिलता है, फिर 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच चलता है ये, और मध्य सीमा वाला आता है भाग। इसके बाद आता है 90 और 100 किलोमीटर पे क्या होता है, वायुमंडल, और 100 से जो ऊपर होता है वो बहिर्मंडल कहलाता है। ये मैंने चित्र में आपको पहले ही बता दिया था, फिर बताया जा रहा है। इसके बाद चलते हैं पवन के। मुख्यतः 3 प्रकार के पवन पूछा गया, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 स्थायी पवन, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। व्यापारिक पवनें स्थायी होती है। ध्यान रखना, यह प्रश्न है पवन के कितने प्रकार होते हैं, पवन कितने प्रकार की होती है। तो यह नंबर 2 मौसमी पवन, मौसम ऋतु के अनुसार चलने वाली पवनों को मौसमी पवन कहते हैं, भारत की मानसूनी पवनें। नंबर 3 है स्थानीय पवन, किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलने वाले पवन को स्थानीय पवन कहते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर क्षेत्र में चलने वाले पवनें लू हैं जो स्थानीय होती हैं। नाइट्रोजन गैस का महत्व बताइए, क्या है महत्व इसका। तो वायुमंडल में 78% यानी कि 78% भाग में नाइट्रोजन गैस है, पाया जाता है। नंबर 2 पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए इस गैस की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3 पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, मृदा व कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर के इनका स्वरूप बदल देते हैं और उपयोग में लाते हैं। वृक्षों की कमी से ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ा है, कैसे समझाइए इसका। वायुमंडल की यह दूसरे क्रम की महत्वपूर्ण गैस है। जीव जंतु वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जबकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अतः लगातार वृक्षों की कटाई से वायु में ऑक्सीजन गैस के उत्पन्न होने में कमी हुई है। इस प्रकार ग्रहण करने से बढ़ने की प्रक्रिया कम हुई है, क्योंकि वृक्षों की कटाई में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्षा के प्रकारों का वर्णन करें तो वर्षा के 3 प्रकार मैंने बता दिए थे। चक्रवाती वर्षा, चक्रवात में निम्न वायु दाब केंद्रों से पवनों से चलने से आर्द्र वायु ऊपर उठती है, फलस्वरूप संघनन क्रिया से बादलें बनती हैं और इससे वर्षा होती है, जिसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये ठंडी वायु है आपकी, ये चलती है इधर को, और ये गर्म वायु है, ये उठ करके ऊपर जाती है और इधर आकर के ठंडी हो जाती है, जिससे कि यहाँ पे वर्षा होती है। इसको हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इसके बाद ये दूसरा है पर्वतीय वर्षा, पीछे बता दिया था। जब गर्म आर्द्र पवनों की बाधा आती है तो पवन को ऊंचा उठने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऊपर उठने पर वायु ठंडी होकर संघनित क्रिया कर वर्षा करती है, जिसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ये आपका देखिए, ये आर्द्र वायु है, ये जैसे जैसे ऊपर उठेगी ठंडी होनी चालू हो जाती है, जैसे ठंडी हो जाएगी फिर ये बारिश होनी चालू कर देती है, ये बारिश होनी चालू हो जाती है। इसको हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। लो आज मैं पर्वतों से टकरा गया, किसी ने दी आवाज और मैं आ गया, ऐसा कुछ हो गया। यह है संवहनीय वर्षा। धरातल के अत्यधिक गर्म होने पर संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म व हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। इससे संवहनीय धारा उत्पन्न हो, आर्द्रता ग्रहण कर ऊपर ठंडी हो, संघनन की क्रिया से बादलों का स्वरूप भारी वर्षा करती है, जिसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो ये आपको चित्र में दिखाया गया है। ये पहले ये गर्म होकर के वाष्प को जो है ऊपर उठती है, और ऊपर उठ करके जैसे जैसे ऊपर उठेगी इसका ताप कम होना चालू हो जाएगा और ठंडा होकर के वापस वर्षा के रूप में ये गिरना चालू हो जाती है।
तो ये हमारी कौन सी है, ये गर्म वायु है और ये समवानी वर्षा कहलाती है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। चित्र भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना इसमें। ये लेसन आपको समाप्त दिखाई दे रहा है, आपको समाप्त हो गया है। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे दबाना है, मतलब इस पे पत्थर मारो या हथौड़ा मारो, कुछ भी मारो, लेकिन मारो इतना कि एम तक बदल जाए। तो और नीचे ये आपका पर आपको लाइक करना है, लाइक करके कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और आप लोग कैसे देख रहे हैं और क्या आप लोगों को और जरूरत है, तो बताना करेंगे। मैं वैसा ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और यदि बच्चों को शेयर करते समय वीडियो ना भेज सके तो कम से कम कॉपी जरूर दे देंगे, जिससे वो अपना काम पूरा कर सके। और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि आप लोगों को मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।